अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, वैसे तो मुल्तान आम के काश्त के हवाले से और उसकी पैदावार के हवाले से फलों में मशहूर है, लेकिन मुल्तान सरगोदा के बाद सबसे ज़्यादा किन्नू भी पैदा करता है और ये भी अहम तरीन फसल है एक लिहाज से जो हासिल करते हैं यहाँ के बागबान और पैदावार यहाँ हासिल करते हैं। तो किन्नू इस सीज़न में किस तरह हमारे काश्तकारों की तवज्जो का मरकज़ बनता है और इसकी एक्सपोर्ट में कितना हिस्सा है मुल्तान का और इसके इश्यूज़ क्या आ रहे हैं, ये सारा आज के हमारे इस प्रोग्राम का मौजू है। और हमें ज्वाइन करें स्टूडियोज़ में असिस्टेंट डायरेक्टर फ्रूट एंड वेजिटेबल मोहम्मद अब्बास साहब हमारे साथ हैं, हाजी इरशाद राना साहब जो किन्नू के बड़े काश्तकार हैं। सबसे पहले मैं मोहम्मद अब्बास साहब जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल के, उस पर बात करते हैं। जनूबी पंजाब और जनूबी पंजाब में कौन सा इलाका है जो किन्नू की पैदावार के हवाले से बहुत अहम है और ज़्यादा पैदावार देता है? किन्नू सरगोदा के बाद इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्तान ही है जहाँ पर ज़्यादा किन्नू होता है। और हमारे पंजाब में तकरीबन 95% से 97% जो प्रोडक्शन है ना वो हमारी पंजाब से है। उस पंजाब में अगर हम देखें तो ये साउथ पंजाब में अगर फर्दर जाएं तो इसमें मुल्तान और जो खानेवाल है इस एरिए में बहुत किन्नू लग रहा है। और सी पैक के बाद तो ये सिनेरियो बिल्कुल चेंज होता जा रहा है कि लोग फ्रूट प्लांट्स की तरफ बिल्कुल माइल हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें जो है ना अब हमारा फ्रूट एक्सपोर्ट करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब सिर्फ हमें चाहिए कि वैल्यू एडिशन के जिसमें प्रोसेसिंग और साथ इसमें हम उसकी वैल्यू एडिशन में जूसेस में कन्वर्ट करके या उसकी फर्दर बाई प्रोडक्ट्स बना के भेजना शुरू कर दें तो यकीन जाने किन्नू में लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। और अगर मैं थोड़ा सा इधर चला जाऊँ थल के एरिए में अब हर बंदा जो है ना वो किन्नू लगाने के में तैयार बैठा और वो लगा रहा है, लगा रहा है, बहुत तेज़ी से आ रहा है किन्नू। लेकिन उसके साथ साथ जहाँ इतनी बड़ी फसल लग रही है कुछ मसाइल भी पैदा होते हैं, उनको हमने हल करना है। हम इस सब इश्यूज़ पे जो आपने बात की है ना, तो इस पूरे प्रोग्राम के हवाले से आपने हमें बहुत से नुकात दे दिए हैं कि हमने इस सब पे गुफ्तगू करनी है। लेकिन हम सबसे पहले बात करते हैं एरियाज़ की। आपने कहा जनूबी पंजाब में मुल्तान और खानेवाल बड़े पोटेंशियल भी हैं और ये पैदावार दे भी रहे हैं। आपने अजीब बात की, आपने कहा थल में मतलब डेजर्ट एरिया में जहाँ पानी कम है या कड़वा है वहाँ भी लोग किन्नू की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, उसकी वजह क्या है? जो थल एरिया में आपने कहा कि काफ़ी लोग इस तरफ आ रहे हैं, क्यों? थल एरिया में जो सबसे बड़ी चीज़ देखने में आई है कि वहाँ पर ज़मीन पोरस होती है। किन्नू की फसल जो है ना वो बहुत ज़्यादा लोम साइल में या सैंडी लोम साइल में होती है। वहाँ की साइल ऐसी नेचर की है कि उसमें पानी नहीं ठहरता, लिहाजा उसके जो लोअर लेयर्स हैं 2 फुट के बाद या 1.5 फुट के बाद या 3 फुट तक वहाँ पर पानी मॉइस्चर ज़्यादा देर तक रिटेन रखता है। उसमें जो है ना ऑक्सीजन की फ्री अवेलेबिलिटी होती है रूट जोन को, जिसकी वजह से वहाँ ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। अब सिर्फ बात यह कि मैनेज करने की, जब वो चप्पे चप्पे के, क्योंकि थल का एरिया मुख्तलिफ है, कहीं बिल्कुल सैंड है, कहीं लोम सैंड है, कहीं उसमें घास मिट्टी जिसको आम ज़बान में कहते हैं वो है। ये वहाँ पे डिपेंड करता है कि हम सिर्फ उसके मुताबिक अगर हम अपने ऑपरेशन करते चले जाएं तो नो डाउट कि हमारे पास किन्नू का बड़ा पोटेंशियल है। सिर्फ बात यह है कि फार्मर को ये कैसे वो कर सकते हैं, फार्मर को ये इंश्योर करा दें कि आपका रिटर्न आपको जो है ना मार्केटिंग के लिहाज से बेहतर हो जाएगा, तो हमारे पास पता नहीं कहाँ काम दुनिया में जा सकता है। अच्छा, आपने बात की कि फार्मर पे आपने ज़्यादा जोर दिया, तो हाजी इरशाद राना साहब, आप जो आम की बजाय, आम भी आप करते होंगे यकीनन आप, लेकिन किन्नू पर भी आपका एतमाद बहुत है और आपने कई एकड़ रकबे पर सिर्फ किन्नू के बाग लगा रखे हैं। आप क्या समझते हैं कि क्यों आपने किन्नू को फोकस क्यों दी है ज़्यादा? क्योंकि आम जो है ना बहुत टाइम लगाता है। अच्छा, 5-6 साल बाद उसकी प्रोडक्शन शुरू होती है और उसका सर्दी में भी उसका बहुत नुकसान होता है, फिर उसका बीमारी भी बहुत आती है, मतलब उसका ख्याल रखना बहुत मुश्किल है और बहुत हसास पौधा आम का। लेकिन किन्नू ठीक है, कभी हाईएस्ट रेट पे चला जाता है, कभी वो लो रेट पे आ जाता है। उसकी पैदावार जो किन्नू है वो अगर जिम्मेदार उसकी पूरी केयर करे तो वो लॉस का उसमें कोई चांस नहीं है। सही। उसकी इनपुट पूरी डाले, उसकी जैसे मैरीन कहें तो उसके मुताबिक अमल करे तो किन्नू आम से कहीं दर्जे बेहतर है। सही। अच्छा, आप खुद किन्नू को ज़्यादा तवज्जो भी देते हैं और आप उसे ज़्यादा अहमियत भी दे रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि जो आमदन है, जैसे उन्होंने बात की कि आमदन है, कितनी आमदन है अंदाज़न, और किस अंदाज में और काश्तकार इस तरफ आ रहे हैं और आ सकते हैं, क्यों?
किन्नू की आमदन जो है ना, जो काश्तकार अच्छी उससे मेहनत करे, उसका लिहाज रख कर पौधे का और माहरीन के मशरे के साथ, तो किन्नू की पैदावार आप 2 लाख से 8 लाख 7 लाख तक भी ले सकते हैं फी एकड़, अगर मेहनत करें, पूरी इनपुट डालें, उसकी मकसद को टाइम दें। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एवरेज इस वक्त मुल्तान में 2.5-3 लाख एकड़ से लेके 8 लाख एकड़ तक नो जो काश्तकार, हर काश्तकार के नहीं मैं कह रहा हूँ मुख्तलिफ काश्तकार मुख्तलिफ ले रहे हैं, वैसे जो तो जितना ज़्यादा ख्याल कर रहा है वैसे तो 1 लाख का एकड़ भी बिकता है, 50,000 का भी बिकता है। सही, जैसे जैसे जितना उसमें इनपुट डालो, उसका ख्याल करो, उसकी अटेंसिव केयर में रखना पड़ता है उसको, मुख्तसर बात है। और हमारे यहाँ अब ऐसे नहीं है। अच्छा, हाँ, जो उसकी मकसद केयर ना करे वो लगाए भी ना। सही, आप कह रहे हैं कि जी केयर करे। अब्बास साहब, आप क्या समझते हैं कि कितना ख्याल काश्तकार को रखना पड़ना है तब तो वो इस तरफ आएँ, वरना जो करें वही करें? देखें जी, किन्नू की अगर मैं बात करूं तो किन्नू की जो हमारा पौधा है ना, ये हमें हमारे माहौल के मुताबिक 30 साल तक, 35 साल तक और अच्छी मैनेजमेंट से 40 साल तक फल दे सकता है। अच्छा, अब इसकी हमने ये लाइफ को मद्देनजर रखते हुए हमने प्लान करना है कि हम उसको कितनी स्पेसिंग करें, हमारे पौधे का हमारी साइल के साथ क्या रिलेशन होगा, हमारी साइल का स्ट्रक्चर क्या है, जिसमें उस पौधे की ग्रोथ पैटर्न क्या होगा। आपने देखा कि सैंडी साइल जो है ना, जैसे थल का एरिया, इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है, लेकिन हमारे यहाँ फल ज़्यादा आता है। उसकी वजह कि हमारी साइल जो है ना वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट है, उसमें ज़्यादा रिच है, तो उसकी वजह से यहाँ फल भी ज़्यादा होता है। लेकिन सवाल ये है कि हमने प्लांटेशन उसकी करनी है प्लानिंग के साथ, कि कितना स्पेस हो, लाइन टू लाइन, कितना पौधे से पौधे का फासला हो। ये मैनेजमेंट हर जगह अपनी डिफरेंट है, हर बंदा अपनी कर सकता है। आज नया कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जी 400 पौधे लगा लें, लेकिन 400 पौधों को संभालने के लिए उसके लेवल की आपके पास अगर एक्सपर्टीज़ है तो फिर आप डेफिनेटली 400 पौधों से भी इनकम ले सकते हैं। उसमें हमें पौधे का साइज छोटा रखना पड़ता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है। दूसरा ये है कि मैनेजमेंट का दूसरा मरहला कि अच्छी नर्सरी से पौधा लें, उसमें कम से कम वो बड से ग्राफ्ट हुआ हो, फिर उसके बाद आप उसकी स्पेसिंग के लगाने का आपका तरीका ठीक हो, फिर उसकी प्लांट ट्रेनिंग हो कि उस ट्रेनिंग में हम ये करते हैं कि पौधे की कैनोपी डेवलप करते हैं कि लंबी लंबी शाखें ना निकलें, फिर उसकी हाइट को हम 8 फुट 8.5 फुट से ज़्यादा ना जाने दें। ये तो है वो ऑपरेशन जिसमें पौधे का हम स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं। अब इससे अगला मरहला आता है, उसमें है बात है सारी न्यूट्रिशन की। अच्छा, क्योंकि जो पौधा ज़्यादा फल देता है, देखें एक अच्छा ग्रोअर अगर 500 मन के एकड़ से पैदावार ले रहा है तो 500 मन का मतलब यह है कि उसने हैवी न्यूट्रिएंट्स ड्रेन किए हैं। उसमें अगर वो न्यूट्रिएंट्स ड्रेन हुए तो अगर उसकी हम कंपनसेशन नहीं करेंगे, हमारी साइल ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल कंपनसेट कर सकेगी, वो अब हमें डालने पड़ेंगे। उसमें नाइट्रोजन भी है, उसमें जिंक भी है, उसमें फास्फोरस भी है, उसमें पोटाश भी है, उसके साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसकी वजह से हमारी खादों की अफादियत जो है वो बढ़ जाती है कि हम कम खाद से ज़्यादा अच्छा और बेनिफिट ले सकते हैं। तो इन चीज़ों को हमने प्लान करके चलना है। और सारी चीज़ों के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें इरिगेशन शेड्यूलिंग भी हमारी होनी चाहिए। लेकिन मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि उसमें फसलें काश्त करते रहते हैं, जिसका नतीजा ये है कि वो जड़ी बूटी के तौर पर फसल आ जाती है और वो सारे न्यूट्रिएंट उधर चले गए। नंबर 2 हमारी प्रायोरिटी चली जाती है कि हम उसको ना फसल को पानी लगा रहे होते हैं और उसका नतीजा ये है कि बाग को पानी की ज़रूरत नहीं होती, जिसकी वजह सबसे ज़्यादा किन्नू का नुकसान हो रहा है। तो ये पानी की शेड्यूलिंग है, उसको हमने कोशिश करें कि साइंटिफिक टूल्स के साथ हम चलें, जिसमें 1000 मीटर अगर हमारे बागात में लग जाए तो वो हमें ये कम से कम ये रिफ्लेक्शन देगा कि 3 फुट के नीचे गहराई क्या में पानी कितना इस वक्त रिटेन है और 18 इंच पे कितना है। ये वो फैक्टर हैं जो हमारे बाग के अंदर लाजमी आने चाहिए। तो अब वो जटाका तरीका था कि जी वैसे देख लें, पौधे को देख लें, वो बड़ा मुश्किल है, उसमें डिसीजन गलत हो जाते हैं। फिर इससे अगला मरहला आ जाता है प्रोटेक्शन का। सर मैं हमेशा बात करता होता हूँ कि फर्स्ट न्यूट्रिशन देन प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन की जहाँ बात आएगी, उसमें कीड़े मकोड़ों से भी हमने पौधे को महफूज करना है, उसमें बीमारियों से भी महफूज करना है। ये जो बागात में जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा नुकसान करती हैं। अब एक जर्नल फार इस साल सबसे बड़ा इशू आया लोगों को, जब मौसम जुलाई में ख़राब हुआ तो देखा कि बारिशों में जो है ना बहुत सारे पौधे उसके बाद बल्कि वो सूखना शुरू हो गए। वो अचानक जो है मुरझा जाते थे, कुछ पौधे पत्ते भी झाड़ देते थे, लेकिन अक्सर पौधों के पत्ते भी साथ लगे हुए हैं, फल भी लगा हुआ है और अचानक विल्ट कर गया। ये वो चीज़ थी कि जब पानी लगा हुआ था जहाँ बारिशें हुई, फिर हमने पानी की ज्यादती की तो उसकी वजह से वहाँ उसकी रूट में फंगस आया,
ये ड्राई रूट रॉट का मसला था, जिसमें लकड़ी की जड़ तो रहती है जी सर। लेकिन उसमें भी वो आगे पौधा सूख जाता है, तो उसके अंदर जो है ना फंगस इतना ज़्यादा ग्रो कर जाता है कि उसके जो अंदर पानी के जो टिश्यूज़ हैं जो ऊपर लेके जाते हैं जाइलम सेल वगैरह, उनमें वो फंगस बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है, जिसकी वजह से प्लग हो जाती है। इसी तरह दूसरा वो एक मसला है फाइटोप्थेरा रॉट का, कि उसमें पौधे के जो कॉलर रीजन है, कॉलर रीजन उसको कहते हैं कि जो ज़मीन और के अंदर और बाहर की जगह होती है, वहाँ पर लोगों ने ऐसे सिस्टम बनाए हुए इरीगेशन के, वहाँ पानी ज़्यादा लगता है, उसकी वजह से नमी ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली आपका फंगस उली ज़्यादा ग्रो होगी, उसकी वजह से पौधे डिक्लाइन का शिकार हो रहे हैं। और इसके साथ साथ सिट्रस कैंकर है, विदर टिप है, ये वो चीज़ें हैं जिनको हमने मैनेज करना है। अगर हमने पूरी प्रोग्रेस लेनी है तो पौधे को जितना अच्छा मैनेज कर लेंगे, उसकी जितनी अच्छी प्रोटेक्शन कर लेंगे, वो उतना बेहतर परफॉर्म करेगा। अगर दूसरे मरहले में हम जाएं, उसके बाद आ जाता है इंसेक्ट्स। सर इंसेक्ट्स में इस पे बहुत सारे कीड़े। अच्छा, इंसेक्ट से पहले आप हम जाते हैं, लेकिन हाजी शाद राना साहब, आप समझते हैं कि फार्मर को ये पता है, ग्रोअर को ये पता है कि उसके पास उससे कम पानी भी नुकसानदेह है और ज़्यादा पानी भी नुकसानदेह है, और फिर जो मल्टी क्रॉपिंग है, और ख़ास तौर पे एक ही बाग में आप जैसे बात कर रहे हैं कि आबाद साहब के जी आप सब्जियां भी उगा देते हैं और चीज़ें भी कर देते हैं, तो ये कितने एक फार्मर हैं जो बिल्कुल सिर्फ आम के जिस तरह आम के बाग को तवज्जो देते हैं वैसे किन्नू के बाग को भी ख्याल रखते हैं, या ये बस सिर्फ क्योंकि हसास उतना नहीं समझा जाता शायद आम के मुकाबले में थोड़ा कैजुअल हो जाता है फार्मर किन्नू का? बात ये है 2-3 साल तो आप फसल ले सकते हैं जो उसके मिजाज के मुताबिक है। जब वो फ्रूट देना शुरू कर दे तो फिर फसल नहीं लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए। हाँ, क्योंकि वो जैसे राणा साहब फरमा रहे हैं, जो वो ऐसे विडीसाइड की तरह वो रस चूसती है अपना फसल जो भी है। बाज़े बड़े कद वाली लगा देते हैं, वो वैसे भी उसको बहुत नुकसानदेह होती है हर लिहाज से, उसमें तेला आ जाता है, बीमारियां असर करती हैं आ जाती हैं, जो उस फसल में बीमारी आ जाती है वो किन्नों को भी नुकसान पहुँचाती है। सही मकसद है जब पैदावार शुरू हो जाए तो उसमें फसल नहीं लगानी चाहिए। अच्छा, जब आप पौधे को बढ़ा रही हैं 2-3 साल होते हैं उस वक्त आप कर सकते हैं? जी, पहले 2-3 साल मकसद है आप लगा सकते हैं कोई छोटी छोटी फसलें जो सब्जियात वगैरह या इस तरह की कोई जो उसको फ़ायदा दे किन्नू को। सही। तो वो कौन कौन सी फसलें हैं जी जो किन्नू के पौधे को फ़ायदा देती हैं पहले 2-3 सालों में? इसमें ये बात है कि स्पेस हमारे पास ज़्यादा है, अभी पौधा प्रोडक्शन में नहीं आया, फार्मर ये नुकसान बर्दाश्त नहीं करना चाहता कि मैं 2-3 साल पहले उसकी इनकम को ख़त्म कर दूं। तो उसमें आमतौर पे जो मैंने फील्ड में देखा, लोग फाडर लगाते हैं, बरसीम वगैरह लगा ली, दूसरी लगा ली, इसमें ख़ास तौर पे ये मक्की ज्वार ये भी लगाते हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ बताता चलूँ कि जिस खेत में आपने ज्वार लगा ली, उसमें चाहे वो किन्नू की फसल है या आम की फसल है, वो इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है कि उसको सीधा होने में कई साल लग जाते हैं। तो हमें ज्वार से तो टोटली इज्तनाब करना चाहिए, छोटा है बड़ा पौधा उसमें। दूसरा, इसमें सब्जियां आमतौर पर जो बेलों वाली हैं वो लगा देते हैं शुरू में, तो उसको हम कामयाबी से आगे चला भी सकते हैं कि वो इनकम का ज़रिया बायस बन जाती है। लेकिन हमारा जो अल्टीमेट टारगेट है वो हमारा किन्नू है। किन्नू की तरफ हमने किसी तरह भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना दूसरी फसलों पे। जैसे लोग चारा लगा के उसको ज़ाय कर रहे हैं, कोई उसमें धान लगा के ज़ाय कर रहे हैं। धान तो वैसे किन्नू का दुश्मन है। उसकी वजह यह है कि इतना एक्सेस पानी लगाते हैं धान में, जिसकी उसकी रूट्स को में फंगस आता है, जिसकी वजह से वो फिर एक दफ़ा डिक्लाइन का शिकार हो जाए ना, बाग बना हुआ उजड़ जाता है। बिल्कुल सही। आप बात कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में कोशिश करें कि आप जब फसल दे रहा हो, फल दे रहा हो, तो उस वक्त कोई भी फसल वहाँ नहीं होनी चाहिए। और ख़ासतौर पर आपने कहा कि शुरू से ही जवार और धान तो नहीं होने चाहिए उसमें, आप ये कह रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही नाज़रीन इसे बात जारी रखते हैं, हम किन्नू की फसल की बात कर रहे हैं, पैदावार की बात कर रहे हैं जनूबी पंजाब में, इस पर बात जारी रखेंगे। लेकिन नाज़रीन छोटा सा एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। हम नाज़रीन बात कर रहे हैं जनूबी पंजाब में किन्नू की काश्त और उसके मसाइल और उससे जो फ़ायदा उठाया जा सकता है उस पर बात कर रहे हैं। तो ब्रेक पे जाने से पहले आप बात कर रहे थे कि जी किन्नू के बाग में कुछ कोशिश करें कि ख़ास तौर पे ज्वार और मकई तो ना हो बिल्कुल भी किसी भी सूरत में, धान भी ना हो, चावल भी ना हो, और वो भी पहले 2 साल बिल्कुल ना लगाएं। लेकिन हमारे यहाँ लगा रहे हैं लोग, और उसकी वजह से फिर शौरी और लाशौरी तौर पर लगा के वो हमें थोड़ा सा लालच करते हैं कि जी हम 20-30 हज़ार का कोई बेनिफिट उसमें से गेन कर लें फाडर की शक्ल में या किसी और शक्ल में। लेकिन देखने में यह आया कि जहाँ हम ये थोड़ा सा लालच करते हैं वहाँ लाखों का नुकसान भी कर रहे होते हैं। अब देखें ना, ये इंसानी अकल का तकाजा है। जो अवेयरनेस कैंपेन है वो आप क्या समझते हैं कि किस हद तक है?
आपके महकमा ज़राअत की और घर फार्मर जो है किन्नू का वो समझ भी रहा है। कंपेन हमारी मुसलसल चल रही है और ये मीडिया के ज़रिए और हम हर लिहाज से लोगों को तक एक्सेस करने की कोशिश करते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज में, क्योंकि हमारे पास जो स्टाफ है उसी के ज़रिए हम फील्ड में पहुंचते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस बंदे ने किन्नू लगाया उसका ज़हन तब्दील होना चाहिए और उसको पहले आके हमारे साथ बैठ के प्लान करना चाहिए कि मैं ये फसल लगा रहा हूँ और इसका मेरा प्रॉफिट किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। तो उसका अगर वो पहले दिन से देखें, कोई भी काम आप करना चाहें, जब तक आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं होगी उस वक्त तक आप उसे गेन अच्छा नहीं कर सकते। तो इसलिए उन लोगों को आके हमें कंसल्ट करें, फिर हम उनको एडवाइस दे दें, उस एडवाइस के अंदर रहते हुए वो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से फॉलो करेंगे तो कोई वजह नहीं है। जो बात हाजी साहब ने की है कि 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए एकड़ निकालना किन्नू में मुश्किल है। आज अब गिला ये आ जाता है छोटे फार्मर का कि उसके पास लिमिटेड जगह है कि 4 एकड़ है, 5 एकड़ है, 6 एकड़ है। अगर वो अच्छा मैनेज कर ले, 5 एकड़ को अगर वो 15 से 20 लाख रुपए पे इनकम पे ले जाए तो उसे क्या ज़रूरत पड़ी कि वो लाख रुपए के चारा उसमें काश्त करके उसको अपना लाखों का नुकसान करे। तो ये है मैनेजमेंट की बात है और ये आम बंदा भी मैनेज कर सकता है। लेकिन हमारे मुल्क में महकमा ज़राअत की शक्ल में बहुत ज़्यादा सर्विसेज अवेलेबल हैं जो आपको किसी भी और आज तो मीडिया का दौर है। किन्नू का काश्तकार ले रहा है वो सर्विसेज सारी। हाँ, वो जो देखिए बात ज़रूरतमंद की है, जो ज़रूरतमंद है वो हमारे पास आता है, हम उसके लिए देने के लिए तैयार हैं, हम वक्त तैयार हैं। लेकिन जो बंदा वैसे जागा नहीं है तो उसको कैसे तब्दील किया जाए? जब तक वो खुद तब्दील नहीं होना चाहता उस वक्त तक हम उसको आगे कैसे लेके चलें? लेकिन आपका जो फील्ड स्टाफ है, फील्ड ऑफिसर है, वो अप्रोच करता है? हाँ, वो बिल्कुल हमारा फील्ड ट्रेनिंग्स होती हैं जिसमें हम लोगों को गैदरिंग करके वहाँ उसको बताते हैं कि ये मसाइल हैं, इन मसाइल का ये सलूशन है। तो उसमें लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं। लेकिन फार्मर्स का वॉलंटरी पार्टिसिपेशन अभी तक उस लेवल पे नहीं जितना होना चाहिए, कम है आप ये कह रहे हैं। तो हाजी साहब, आप समझते हैं कि जी फार्मर को अच्छी क्वालिटी का किन्नू पैदा करने के लिए महकमा ज़राअत जो हदायत देता रहता है उस पर अमल करना चाहिए, या आप समझते हैं कि नहीं, वाइबिलिटी मौशी तौर पर बनाने के लिए इस अरसे में जब तक वो फल देना नहीं शुरू करता उस ज़मीन से कोई इनकम आनी चाहिए और अल्टीमेटली लेकिन वो जिस बाग की बुनियाद रख रहा होता है उसको वो नुकसान पहुंचा रहा होता है? कैसे आप अपने साथी फार्मर को कहते हैं? मतलब कोई भी फसल हो, माहिरीन से मशवरा ज़रूरी है, क्योंकि आम हमारे ज़िम्मेदार जो है ना इस इल्म नहीं रखते। तो कई लोगों को शौक़ नहीं होता, जिनको शौक़ होता है वो इन लोगों के पास जाते हैं या ये लोग फील्ड में आते हैं, प्रोग्राम करते हैं, वो प्रोग्राम अटेंड करते हैं, उनको फ़ायदा हो जाता है, मालूमात हो जाती है भाई इसमें इनपुट कितनी डालनी है, स्प्रे कौन से टाइम करना है। तो ये सारी मालूमात और सारी ये प्रैक्टिस बंदा जब तक सही प्रैक्टिस नहीं करेगा तो उसकी पैदावार नहीं ले सकता। सही। आप समझते हैं कि किन्नू का काम भी और उसकी काश्त भी एक महंगी काश्त है? नहीं, महंगी तो है, कुछ 2-3 सालों से कुछ महंगी हो गए हैं इसके पौधे, वरना बहुत ही लो रेट पे थे। तो अभी तो इसके पौधा 200-300 में बिक रहा है। पहले यही पौधा 30 रुपए 40 रुपए में 3 साल पहले की बात है बिकता था। मेन है इसकी इनपुट बहुत महंगी है, वो हर काश्तकार ज़िम्मेदार वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। आप सिर्फ खादों की बात कर रहे हैं और दवाइयों की बात कर रहे हैं? हाँ, दवाइयों की निस्बत जो है ना खाद बहुत इसमें, क्योंकि खाद बहुत डलती है, पोटाश, फास्फोरस, जिंक वगैरह। तो ये बहुत ही, ये तो राणा साहब बताएंगे कितनी डलती है। मैं कहता हूँ फी पौधा बोरी डलती है। अच्छा, बहुत डलती है। फिर क्या होगा? आप कैसे, फिर तो आपकी उसकी लागत काफ़ी बढ़ जाती होगी। लागत कम अज़ कम अगर सही माने आप मेच्योर बाग को जितनी इनपुट देनी है वो कम अज़ कम 1 लाख रुपए तक जाती है। अच्छा, फी एकड़? हाँ, फी एकड़, ये भी नीचे देने के लिए तंग करके करना। हाँ जी, स्प्रे अलग है इससे। सही। अगर सही माने इसकी जो है जो अखराजात है सही, वो हर, फिर पानी की मैनेजमेंट इसमें बहुत अहम है। वो जो हर काश्तकार के बस की बात नहीं है, या वो शौक़ नहीं रखता या वो ख्याल नहीं करता। पानी की बड़ी एहतियात है, ख़ुसूसन सर्दी में। सही। और सर इसकी जो इकसाम है राना अब्बास साहब, आप जो समझते हैं कि कितनी किस्म की इकसाम है, ज़्यादा फ्रूटफुल कौन सी हैं, और क्या समझते हैं कि इस इलाके में कौन सी सूटेबल है? हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा लगा हुआ किन्नू, और उसमें कुछ लोगों ने उसको कंपनसेट किया है फीडर अर्ली से। इसके अलावा ये थल का एरिया है, इसमें जो मुसब्बी माल्टा है या शकरी है, रेड ब्लड है, वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर, क्योंकि वो थल के एरिया में वो कंपैरेटिवली कम खुराक हासिल करता है ज़मीन से ना,
वो भी अच्छी पैदावार और अच्छे रेट का बायस बन जाता है। तो ये हमें थोड़ा सा अपनी ज़मीन और हालात को मद्देनजर रखते हुए ये चॉइस करना चाहिए कौन सा पौधा कितनी स्पेस के साथ लगाना, ताकि उसको हम अगले एक्सपेक्टेड जो उसकी लाइफ है, जो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि 30 साल प्लस है, उसको मैनेज करने के लिए उसको हम प्लान करना पड़ेगा। इसके बगैर अगर हम जाएंगे तो फिर यही होगा कि 3 साल 4 साल के बाद मसाइल जन्म लेना शुरू कर देंगे। सही। आम आदमी को हम कैसे समझाएंगे कि किन्नू और ये फ्लूटर है या इसको जो आप कहते हैं ये क्या है, इसमें फ़र्क क्या है आम तौर पे? देखिए, आम बंदे की जहाँ आप बात कर रहे हैं कि जिसने किन्नू का बाग लगाया या आम का बाग लगाया, वो उसको मैं आम नहीं कहूँगा, उसे सबसे पहले प्लान करना चाहिए। देखें, इन्वेस्टमेंट है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर नहीं हो रही तो जिसका मतलब है कि वो आप लूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हमारे यहाँ अक्सरियत जो है ना, वो शौक पूरा कर लेते हैं, फिर 2-3 साल के बाद मार खाते हैं, तो फिर पीछे हटते हैं, फिर दूसरी तरफ देखते हैं, वो इसी विशेष सर्कल में से निकल नहीं पा रहे। बिल्कुल सही। इस सर्कल से निकलने के लिए ज़रूरी है कि पहले प्रॉपर एक्सपर्ट के साथ बैठ के आप डिस्कस करें और फिर उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अगर आप वो फॉलो कर लेंगे तो मैं नहीं समझता कि अगर किन्नू, देखें छोटा ग्रोवर की अगर मैंने पहले बात की है, छोटे ग्रोवर को तो खुद मार्केटिंग से बात लेनी चाहिए, क्योंकि जो मार्केटिंग उसने फसल, हमारे यहाँ तरीका हमारा जो है मार्केटिंग का वो ये है कि हमने तैयार की फसल और बेकर के हवाले कर दी। अब बेकर ने सारे नुकसान जो हैं वो जिम्मेदार के खाते में डाल देने और अपना प्रॉफिट भी डालना है। अगर वही फार्मर खुद 4 एकड़ वाला 5 एकड़ वाला अगर अच्छी मार्केटिंग कर ले खुद साथ, तो कोई वजह नहीं है कि वो अपने साल की रोजी आसानी से ना कमा सके। तो उसमें जहाँ तक बात है कि अगर अच्छी मार्केटिंग से वो अच्छे पैसे कमा लेता है, तो सबसे पहला जो स्टेप है उसके लिए वो ज़रूरी है कि वो अपनी इनकम से इन्वेस्टमेंट जो उसने करनी है आइंदा साल के लिए, खाद की शक्ल में, बीमारियों के तहफ़्फ़ुज़ की शक्ल में, वो पहले से मखसूस करे। लेकिन हमारे यहाँ जो हम एपली करते हैं कि जी पहले अपनी ज़रूरतें घर की पूरी कर लें और बाग को आखिर पे प्रायोरिटी देते हैं, उसका नतीजा ये है कि हम उस विशेष सर्कल से निकल ही नहीं पाते। सही। लेकिन हम बात फिर वही करते हैं, कौन सी किस्म कैसे लगाई जाए ना, उससे पहले क्या वो तय करे कि उसने फ्रूटर लगाना है, शक्करी लगानी है, किन्नू लगाना है, क्या करे वो? साउथ पंजाब शायद मुल्तान के इर्द आप हमारे एरिया में किन्नू मैं समझता हूँ काफ़ी बेहतर है और इसको अगर वो सक्सेसफुली करना चाहे तो बहुत सक्सेसफुली कर सकता है। लेकिन एक अलमिया शुरू हो गया साथ, वो ये है कि हमारे किन्नू का साइज डे बाय डे कम हो रहा है। जी मैं उसी दफा जी अच्छा साइज भी कम हो रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये बड़ा इशू है, बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा था लेकिन अगर दूसरी बात मैं करूँ तो को बहुत सारे फ्रूट का रेंड जो है, जिसको हम उसकी स्किन कहते हैं फ्रूट की, वो मोटी खुरदरी हो जाती है। अगर और इससे थोड़ा सा आगे जाएं तो अंदर से फ्रूट खोलें तो उसमें जूस नहीं है और खाली है अंदर से। ये वो फैक्टर हैं जो किन्नू का पौधा बोल बोल के बता रहा है कि मेरे अंदर ये डेफिशिएंसीज आ गई हैं। सही। वो डेफिशिएंसी हो सकती है कि फास्फोरस की भी हो, वो साइज़ की जहाँ बात की है आपने कि वो साइज़ जो है वो पोटाश की कमी की वजह से साइज़ छोटा है, क्योंकि पोटाश वो खाद है जो क्वालिटी पैरामीटर के तौर पर इस्तेमाल होती है और इसी से साइज़ बनता है, इसी से टेस्ट बनता है और इसी से उसमें शाइनिंग आती है और फत्ता कि इससे कलर भी आता है। सही। तो ये देखें ना, ये चीज़ें हैं। और जो अगर आपका एक पौधा 8 से 10 मन, उसके लिए हमें फिर खादों की भी उसी रेशो से आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन बात ये है कि इनकम को सबसे पहले उसमें से उसके जो आइंदा साल की इन्वेस्टमेंट है उस पर हमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। तो हाजी इरशाद राना साहब, आमतौर पर प्रैक्टिस क्या है, आप क्या समझते हैं कि जो बात कर रहे हैं राना साहब, हमारा ग्रोवर ये इस तरह की प्रैक्टिस क्यों करता है? मसलन यही कि आमतौर पे जो आप पैसे जब लगाने हैं उस वक्त लगाता नहीं है, प्लान पहले करता नहीं है, उसके हिसाब से जो प्लान कर रहा होता है तो उस वक्त वो सोचता नहीं है कि मैंने यहाँ इस ज़मीन के लिए कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी नहीं होनी चाहिए, कौन सा पौधा है, कौन सा नहीं होना चाहिए, यहाँ सूट कौन सा करता है। ज़िम्मेदार के जैसे राना साहब फरमा रहे हैं, यहाँ हमारे इलाके में किन्नू जो है ना वो बेहतर है, वो जो थल का इलाका है उसमें माल्टा या फ्यूट्रल या वो चीज़ें वहाँ अच्छी डेवलप होती हैं। तो यहाँ जो किन्नू का मसला है, लोग इनपुट डालने की सकत नहीं रखते, जो सही बात है। सही। अगर वो इनपुट डालें पैदावार भी अच्छी हो, उनको हर काश्तकार तो नहीं डाल सकता। फर्क की था आप 8 बोरी डालें फास्फोरस की, 8 बोरी डालें पोटाश की, ऐसे नाइट्रेट नाइट्रोजन टाइप कोई खाद, जिंक और भी काफ़ी एलिमेंट हैं। तो हर बंदा मकसद इस चीज़ को जो है ना नहीं बर्दाश्त कर सकता। सही। या जो जानते हैं जैसे कह रहे हैं कि पहले हम घरेलू मसाइल हल करते हैं, उसके बाद बाग पे तवज्जो देते हैं। जी हाँ। और अगले साल के बाग पे तो बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, फिर कैसे चलता है? नहीं, जो लोग तवज्जो नहीं देते, जो तवज्जो नहीं दे सकते वो लगाएं भी ना बाग, बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि अटेंसिव केयर में रखना पड़ता है। पक्की बात है, बिल्कुल।
क्योंकि रोज़ाना उसकी उससे वो हमारे एक उस्ताद थे स्कूल के, वो कहते हैं पौधे के साथ जाकर बात करो। वो क्या कहता है, बिल्कुल ठीक है। बात करो ऐसे भाई, क्या उसकी डिमांड है, क्या मांगता है, पानी मांगता है, खाद मांगता है, स्प्रे मांगता है। तो इस तरह मकसद है जब बंदा बाग में घूमे, आखिर जिसका 1 मुरब्बा है या 2 है या 10 एकड़ है, और डेली की बुनियाद पर उसे चेक रखे, क्योंकि सडन डेथ जो है ना वो अब बहुत है। अगर उसको आपको मालूम हो जाए भाई अभी थोड़ा ये मौत की तरफ जा रहा है, तो उसके आप फ्रूट तोड़ दें या उसकी ट्रीटमेंट जैसे मैरीन से पूछ कर वो करें, तो वो पौधा 80% बच जाता है। सही। तो वरना वो अगर उसको आप ना देखें, कोई पौधा भी ख़त्म, उसका फ्रूट भी ख़त्म। अच्छा, आम काश्तकार जो है इसका, वो क्यों ज़्यादातर ठेके पे ही दे देता है, और जबकि वो खुद, जबकि छोटा काश्तकार भी दे देता है, जबकि वो उसमें से थोड़ा पैसे बचा सकता है? नहीं, वो ठीक है राणा साहब की बात, जो खुद इसको सेल करना चाहिए। खुद सेल करने का ये फ़ायदा है, जो आपका पौधा जो कमज़ोर हो रहा है या जो मकसद है ज़्यादा फल है जिस पर, उसकी प्रूनिंग कर ली, उसका वज़न हल्का कर लिया, वो पौधा फिर दूसरा जो फ्रूट बच जाता है उसका साइज़ भी अच्छा हो जाता है। तो आम ज़मींदार को ज़रूरत है मुआशी तौर पर जो है ना उसको परेशानी होती है, वो बेच देता है। सही। जो ये भी ख्वाहिश रखते हैं भाई हम खुद उठाएं, मगर उनको मसाइल होते हैं, खाद वाले के पैसे देने हैं, स्प्रे वाले के पैसे देने हैं, मुख्तलिफ ज़रूरियात पूरी करनी है, इसलिए वो बेच देता है। सही। अच्छा, वो टेंशन फ्री हो जाते हैं, वो कहते हैं ठेके पे दे दिया, अब हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई है, चीज़ें हो गई मजबूरी की वजह से। हाँ। तकरीबन चंद लोग ही होते हैं जो भाई हम खुद इसको। अच्छा, जो शराइत होती है आमतौर पे आप किन्नू के बाग में जब ठेकेदार को देते हैं तो क्या रखते हैं? शराइत ये होते हैं, वो मकसद 3 मकसद उसकी बन जाते हैं किश्तें पैसे की, उसका फ्रूट का भाई इतना वज़न हम आपसे लेंगे 5 मन 10 मन, वो बाग के हिसाब से 100 मन 50 मन, और इतने अभी एक किश्त अभी ले लेनी, एक दरमियान में, एक थोड़ा देर बाद, इस तरह के होता है मामला। वो पानी वगैरह जो है ना हल वगैरह काश्तकार के ज़िम्मे होते हैं, और उसके ज़िम्मे उसकी देखभाल, उसकी टहनियों को मकसद है उसी ठेकेदार के ज़िम्मे होते हैं, महफूज करना, बांधना, उसको जो भी है सही, वो उसकी देखभाल हुई करता है, आप जिम्मेदार की टेंशन कम हो जाती है। इनपुट जो है ना वो ज़िम्मेदार की है, टोटल पानी ज़िम्मेदार का हो गया। सही। चलिए इस पर बात जारी रखते हैं नाज़रीन, लेकिन छोटा सा एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं किन्नू के पर, और किन्नू के हवाले से बहुत से इश्यूज सामने आए हैं। हम पिछले 2 ब्रेक्स में अगर हम देखें तो, अगर हमारे नाज़रीन ने नहीं देखा तो वो देख सकते हैं। लेकिन आप ये बताएं राना साहब कि जो फसल है उसमें ख़ास तौर पे एक किन्नू के हवाले से हाई डेंसिटी वैरायटी, या उस हवाले से ये है कि उसकी पैदावार बढ़ गई है और चीज़ें हैं, तो उसका फ़ायदा हुआ है आप समझते हैं, और हमारे ग्रोवर ने उसको एक्सेप्ट किया। जब हम हाई डेंसिटी की तरफ जा रहे हैं तो उसका हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने ज़्यादा पैदावार लेनी है। ज़्यादा पैदावार लेने का मतलब यह है कि हमने उसकी इनकम को ज़्यादा एवेल्यूएट किया, तो उसको अर्निंग ज़्यादा बढ़ी, उस अर्निंग से उसी रेशो के साथ हमने उसमें ज़्यादा इनपुट भी डालनी है। अगर हम इनपुट का लेवल वो 100 पौधे वाला रखें और हमने लगाए हुए 400 पौधे, तो फिर हम कभी भी वो जस्टिफाई नहीं करते। और मेरे नज़दीक तो पौधा यकीन जाने इतना मासूम है कि उसको तो पानी भी लगाएं तो तब भी खुशी का इज़हार करता है। उसको आप कोई खाद डालते हैं तब भी वो बताता है मेरे पास खाद आई है, और वो उसका रिस्पांस देता है। लेकिन अब हम जो है अगर अपना एटीट्यूड ना बदलें तो फिर वो पौधा कैसे वो आगे चलेगा? वो हाई डेंसिटी भी कुछ नहीं करेगा, फिर कुछ भी नहीं होगा। हाई डेंसिटी क्या, लो डेंसिटी भी कुछ नहीं कर रही यहाँ, तो फिर वो पौधे मरने शुरू हो जाते हैं। पौधा हमें हर चीज़ की अलामत देता है, वो सिर्फ हमें चाहिए कि उस अलामत को पहले से हम जानते हों और उसके बाद उसके साथ वो ट्रीटमेंट करें। हाजी साहब ने एक बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया है कि मेरे 80% तक पौधे बीमारियों से बच जाते हैं। अब ये देखिए ना, हमारे पास एक्सपर्टीज़ है, लेकिन तो बंदा बैठ के वहाँ फार्म में ये कही जाए कि जी मेरे पौधे मर गए, वो कब तक किसी से कंसल्ट ही ना करे, तो कैसे मुमकिन है कि उसके पौधे बचेंगे? सही। अब हाजी साहब आपके सामने जिंदा मिसाल है कि ये देखो ये अपने पौधों को बचा रहे हैं। असल में उन्हें उनका वो उस्ताद नहीं मिला ना, बाकी ग्रोवर को, फार्मर को, कि जो ये कहता हो कि जी जाकर पौधे से बातें करो। हाजी साहब को उस्ताद अच्छा मिल गया था, उन्होंने उसकी बात को पल्ले बांध लिया और उस पर अमल कर रहे हैं कि जी रोज़ाना जाकर पौधे से बात करनी है, और वो रिस्पॉन्स करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। और जहाँ तक बात के उस्ताद मिलने की, एक्सपर्टीज़ की, आज कम्युनिकेशन का दौर है, आपके मोबाइल आपके हाथ में है, आपके पास
वीडियो कल्चर है, आप तस्वीर बनाएं और उसी वक्त लोड करें और 5 मिनट के बाद रिंग करके पूछ लें ये क्या मसला है, इसका क्या हाल है। आज तो बड़ा आसान हो गया ये चीज़ें। पहले तो हम देते थे, रब्ता करते थे, 10 दिन लगते थे, 20 दिन लगते थे, हमें खुद एक्सपर्टीज नहीं थी। अब तो रिसर्च इदारों के साथ या हम आपस में इंटरेक्शन और इंटरनेट के ज़रिए मिनटों में सोल्यूशन देते हैं हर चीज़ का। बिल्कुल ठीक है। तो बात सिर्फ ये है कि हम अपने अंदर तब्दीली लाएँ, तो यही ज़मीनें यकीन जाने सोना उगलने के लिए तैयार हैं। लेकिन बात वो है कि हमने उस ज़मीन को समझ के उसके हालात के मुताबिक डिसीजन करने हैं। वो जो चीज़ें उस पौधे की रिक्वायरमेंट है वो उसको देनी है। अगर वो देंगे तो इंशाल्लाह पौधे आपको बहुत अच्छा फल देंगे और क्वालिटी का फल देंगे। सही। अच्छा, लेकिन अहम बात यह है कि हम इस जो फल पैदा हो रहा है, इस फल को हम किस तरीके से आप इसको मार्केट कर रहे हैं। अब हम इसकी किन्नू की मार्केटिंग की तरफ आते हैं। इस इलाके में मार्केटिंग उसकी बहुत आसान है या मुश्किल है? आपको क्या लगता है? फार्मर आपके साथ क्या डिस्कस करता है? मार्केटिंग मैं नहीं समझता कोई ऐसा सब्जेक्ट है कि जो बहुत मुश्किल हो। मार्केटिंग का अब ट्रेंड चेंज हो रहे हैं। अब क्रेट प्लास्टिक की टोकरियां मिल जाती हैं हर जगह मार्केट में। आप खुद बढ़ें आगे, अपने किन्नू की क्वालिटी बनाएं। उसकी क्वालिटी बनाने के लिए उसकी ग्रेडिंग है, उसकी प्रूनिंग है कि प्रूनिंग करते हुए आप उसको डंडी समेत काटें, हाथ से ना खींच के तोड़ें और ज़ख्मी हो जाए। उसको जिस वक्त वो प्रॉपर कलर आ गया, उसमें साइज़ बेहतर है, उसको अलहदा ग्रेड कर लें, दूसरे ग्रेड को अलहदा करें। यकीन जाने बड़े पैसे हैं, लोग बहुत कमा रहे हैं। अच्छा, अब लेकिन वो लोग जो इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। अब्बास साहब, आप समझते हैं कि हमारा आम फार्मर जैसे हाजी साहब हैं, हाजी साहब तो बड़े पढ़े लिखे और बड़े मेहनती ग्रोवर हैं, लेकिन आम जो ग्रोवर है उसे तो कोई नहीं कह रहा, कोई उसे उसके पास ना वसाइल हैं ना कम्युनिकेशन है, कुछ चीज़ें हैं। तो हाजी साहब, आप समझते हैं ना कि 80% जो ग्रोवर है किन्नू का भी, वो भी कोई बहुत ज़्यादा ना पैसे लगा सकता है, ना उसके पास वसाइल हैं, ना वो करना चाहता है। अक्सर लोग जो है ना पैसे लगा भी सकते हैं, वो जो या इल्म नहीं रखते या शौक़ नहीं रखते, तो बाग लगाए खुद फखुद हो जाएगा। तो माहिरीन के पास नहीं जाते, किसी प्रोग्राम में नहीं जाते, महकमे के पास नहीं जाते, गवारा करते जाना। सही। जो तकलीफ़ हमें है, हमें तकलीफ़ हो, डॉक्टर के पास नहीं जाते। सही। तो जब हमारे पौधे बीमार हैं या हमें कोई मसला है, तो ये मकसद है हमें जाना चाहिए माहिरीन के पास, हर इलाके में दफाते रहें ज़राअत के। अच्छा, अब हम दोबारा आते हैं मार्केटिंग की तरफ कि जी मार्केटिंग कैसे कर रही हैं आप और कैसे कर सकते हैं इसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं? जैसे राणा साहब ने फरमाया कि मुश्किल नहीं है मार्केटिंग। हम काश्त करते हैं, उसका ख्याल करते हैं। जो मकसद है, आपको पहले भी मैंने कहा है, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, लोग अपनी ज़रूरियात के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक बाग बेच देते हैं। कई लोग हैं हमारे दोस्त, वो जैसे इसमें हैं जहानिया में, वहाँ भी माशाल्लाह बहुत बागात हैं, तो वो लोग अपना खुद सेल करते हैं। तो अच्छा, हमारे यहाँ एक्सपोर्ट के हवाले से क्या पोटेंशियल है? कितना एक हम भेज रहे हैं, कितना हम भेज सकते हैं? एक्सपोर्ट का तो जो है ना, जो एक्सपोर्टर हैं वो तकरीबन मुसलसल ही आप भी ख़रीद कर रहे हैं। वो ख़रीद करते हैं, कोशिश करते हैं भाई लो से लो रेट में जो मिल जाए। अच्छा, जब एक्सपोर्टर ख़रीदना शुरू करता है तो वो कीमत और कम कर देता है? कम ही करते हैं। जब अभी तो कम है, जब थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता जो है ना खपत ज़्यादा होगी, ज़्यादा ख़रीदार होंगे, तो फिर वो भी रेट साथ के साथ वो बढ़ाते हैं। तो अच्छा, एक्सपोर्टर जब कम रेट होता है उसी वक्त जल्दी पहले आकर ले लेता है? हाँ, लेता है। आज भी हमारे पास आए हैं जी। तो हमने कहा भी अभी हमें दे रहा है जो हम लोग या वो जो बाग वाला है, तो थोड़ा कुछ देर इंतज़ार करें। अभी 500 में भी ले रहे हैं, 600 में, 700 में। बिल्कुल जी। तो आप समझते हैं कि क्या रेट इस दफ़ा एक्सपेक्ट करते हैं? हाँ, होगा रेट। जो अच्छी वैरायटी है, अच्छे हैं बागात, उनका रेट तो ऑटोमेटिक अच्छा होता है। अभी आप जो आज भी मार्केट में जो है किन्नू, अभी उसका सीज़न नहीं चालू हुआ, फिर भी मार्केट में जो अच्छा है प्रूनिंग वाला, रंग वाला, वो बिक रहा है। सही। अभी उसको तकरीबन जनवरी में इसका सही मकसद है आएगा, फल मार्केट में आएगा। अब सब किस वक्त इसी इलाके का फल तैयार होता है एक्सपोर्ट के लिए और मार्केट के लिए? मैं एक बात हाजी साहब के हवाले से करता हूँ कि इन्होंने बात की है कि जी 500-600 रुपये मन के हिसाब से वज़न लग रहा है, लेकिन फार्मर को ये नहीं पता कि मेरे फील्ड में 400 मन है, 200 मन है, 100 मन है, तो वो रेट क्या लेगा? वो तो उसकी मर्जी है बेखर की उसको क्या दे जाता है। तो इसमें हमें जो फार्मर कॉन्ट्रैक्ट में हमें तब्दीली करनी चाहिए कि हमेशा वज़न बेसिस पे हम बात करें। सही है। और उसको तैयार करके उसको बेचें, तो इंशाल्लाह कोई वजह नहीं है
कि हम आगे ना बढ़ सकें और पैदावार के साथ साथ अच्छा मुनाफा ना कमा सकें। बात सिर्फ ये है कि हमारे ग्रोअर को कमर्शियल सोच के साथ आगे आना पड़ेगा। सही। जिस दिन उसने कमर्शियल सोच अपना ली, यकीन जाने वो आगे निकल जाएगा। और उसमें से जिन लोगों ने अपनाई वो जा रहे हैं आगे। तो इतना रिटर्न बाकी क्रॉप्स में तो नहीं है जो हम 6-6 माह के क्रॉप्स लगा रहे हैं, तो बागात तो कहीं ज़्यादा है। सही। जहाँ तक बात है कि हमारा किन्नू, ये भी बड़ा एक आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि किन्नू हमारा जो है आम तौर पे 15 जनवरी से तैयार हो जाता है। सही। लेकिन हमारे जो बेखर हजरात हैं वो आम तौर पे उनकी कोशिश ये होती है कि हम इसको अप्रैल तक लेके जाएं। बिल्कुल ठीक है। अब किन्नू के पौधे का क्या कसूर है कि वो 15 जनवरी और उसके बाद उसने नया फल लेना है जो कि 20 फरवरी के बाद शुरू हो जाता है। अब आप उसके पास उसे स्टोर का काम भी वही ले रहे हैं, तो वो किन्नू का पौधा स्ट्रेस में चला जाता है और नेक्स्ट क्रॉप आपकी लूज हो जाती है। यही वजह है कि हमारे यहाँ साइक्लिक ट्रेंड है कि एक साल प्रोडक्शन अच्छी आ गई, दूसरे साल कम आ गई। तो इसमें से हमें निकलना होगा और उस पौधे को हमें बर वक्त रिलीफ देना ताकि हार्वेस्टिंग करके, ठीक है, आप अच्छी क्वालिटी को स्टोर कर लें। स्टोर करने के बाद आप उसको 12 हफ्ते वैक्सिंग करें। वैक्सिंग करने के बाद उसको आप स्टोर हाउस में ले जाएं। 12 हफ्ते आपकी लाइफ ऐड हो गई। 12 हफ्ते का मतलब ये है कि फरवरी से आपने उसको मार्च, अप्रैल और मई तक, मई में आपके किन्नू का रेट आप खुद अंदाजा कर लेंगे 100 से 150 रुपए किलो तक होता है। तो हमें इन चीज़ों की तरफ सोचना चाहिए ना, बजाय इसके कि उसी किन्नू के पौधे का हम रगड़ा निकाल दें जो हर साल देखते हैं कि जो पौधा आखिर तक खड़ा है। और बाज़ पौधे, हाजी साहब को भी एक्सपीरियंस होगा कि बाज़ पौधे जो ओवरलोडेड हो जाते हैं वो अगले साल फल नहीं देते। इस वजह से नहीं देते कि हम लेट हार्वेस्टिंग करते हैं। एक तो हमें इस चीज़ से निकलना होगा। दूसरा ये है कि हमें जिस वक्त पौधा हार्वेस्ट कर लिया, हमने कोशिश करें कि 15 से 20 फरवरी तक उसका फल तोड़ लें। उसको तोड़ने के बाद उसको अगली फसल आने के लिए जो कि उसने यकम मार्च के बाद स्प्राउट करना है, फल लेना, फूल लेने हैं, उसके लिए हम उसको खाद भी कंपनसेट करें। सही। फूल के दौरान हम पानी ना लगाएं, तो उससे ये है कि वो पौधा खुश रहता है और उससे ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। तो उसके बाद इसको खाद का एक और शेड्यूल लाना पड़ता है, वो जब दाना लग जाए उसके बाद, वो आमतौर पे अप्रैल में। और तीसरा शेड्यूल हमें देना पड़ता है इसको सितंबर में। तो अब लोगों को अगर ये कॉन्सेप्ट ना हो तो फिर वो तो उनके अपने साथ वो जुल्म कर रहे हैं कि जी चीज़ों का पता रखना नहीं है और फिर गिला करना है कि जी पौधे मर गए। सही। लेकिन अगर हाजी साहब, जैसे पहले बात हो रही थी कि आप कॉन्ट्रैक्ट, आपको बेकर के साथ या कॉन्ट्रैक्टर के साथ जिसको आप दे रहे हैं बाग, उसके लिए आपको नई शराइत रखनी होंगी। उनमें से एक ये भी हो सकती है कि आप हर हाल में 15 फरवरी तक इसको फारिग कर देंगे आम के पौधे को। ये बात हो सकती है, मगर वो फिर रेट कम कर देगा, बहुत आधा रेट कर देगा। सही। ये मसला है। इसका बेहतर हल यही है कि वो खुद मार्केटिंग की तरफ आ जाए, फार्मर आप। लेकिन और उसकी ग्रेडिंग करे। पहले अच्छा किन्नू देख ले, पहले करना बाद में करना, अच्छे किन्नू को स्टोर हाउस में लेके जाना है। तो अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि 20-20, 30-30 हज़ार की, छोटा ग्रोअर जो है 5-7 एकड़ वाला, बच्चे उसके 20-20, 30-30 हज़ार रुपए की नौकरियों के चक्कर में सारा दिन खार हो रहे हैं, मजदूरी करते फिर रहे हैं। उन्हें चाहिए खुद अपने खेत में जो कुछ वो सरमाया लगाया उसको बेहतर अंदाज में चलाएं और उसको आप उससे अर्न करें। लाखों तो आप वहाँ ज़ाय कर रहे हैं और चाहे हज़ारों के पीछे आप भागे फिर रहे हैं। सही। सही। लेकिन आपके कई ग्रोअर ऐसे भी होंगे या आप बेहतर उससे फ़ायदा उठा जाते हैं कि फल तोड़ के कोल्ड स्टोरेज में रख लेता है। डेफिनेटली जो करते हैं बहुत सीजन में पैसा कमाते हैं। रखते हैं। तो ये फार्मर खुद नहीं करता, ग्रोअर खुद नहीं कर सकता? नहीं, फार्मर या तो फाइनेंशली हिसाब के साथ वो रह जाता है, तो कई फिर सुस्ती और भाई ये काम करना पड़ता है जो अफोर्ड भी करते हैं। इसमें थोड़ी मेहनत है, मशक्क़त है। आप आजकल के नौजवान हैं वो काम में थोड़ा सा कम ही हैं जो इस मेहनत करते हैं अपने खेत पे या ठेके पे दे देते हैं ज़मीनें। सही। तो इस पे नुकसान ये हो रहा है कि ख़ुद आप अपने सोर्स ऑफ इनकम को कम कर रहे हैं। आप ये समझते हैं क्या आजकल के जो फार्मर ये ग्रोअर हैं उनकी नई जनरेशन इस बात को नहीं समझ रही? नहीं, जो पढ़े लिखे हैं और शौक़ है जिनको ज़राअत का, वो माशाल्लाह आगे जा रहे हैं। सही, वो आगे जा रहे हैं, वो कर रहे हैं, इन्वॉल्व हैं। जी जी। आप क्या समझते हैं जो यंग ग्रोअर है वो किस हद तक आगे आया है और जो जनरेशन है किस हद तक इसको वो कर रहे हैं? जितना होना चाहिए वो तो अभी तक है नहीं, लेकिन बात वही आ गई कि एजुकेशन के साथ साथ ना चीज़ें बदल रही हैं और जो लोग अब इकोनॉमिक प्रेशर को महसूस कर रहे हैं उन्होंने ये चीज़ें अडॉप्ट करना शुरू कर दी हैं। और वो जो अडॉप्ट कर रहे हैं, ये मैं देख रहा हूँ कि 4-4, 5-5 एकड़ वाले की लाइफ बहुत इजी हो गई है और उसने उस चीज़ को महसूस कर लिया कि मैंने इस पौधे की ज़रूरत पूरी करनी है, ये पौधा मुझे दे रहा सब कुछ। तो एक गिव एंड टेक का है असूल, उसमें दोनों पार्टियाँ खुश हैं। जितना पौधे को खुश रखेंगे उतना फल भी ज़्यादा देगा। चलते चलते एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि हमारे यहाँ ना एक बड़ा मसला आता है थ्रिप्स का,
और लोगों को थ्रिप्स का मसला उस वक्त नज़र आता है जिस वक्त जून या जुलाई में या अगस्त में जाके फल बड़ा होता है, तो उस वक्त कहते हैं कि ये इस पे तो निशान पड़ गया। बिल्कुल सही। और थ्रिप्स का मसला उस वक्त आता है जिस वक्त अभी फ्लावर में पौधा आता है, फ्लावर में वो जो छोटा सा दाना बनता है ना, उसको वो ख़राब कर जाता है और उसके अलामात बाद में नज़र आती हैं। तो हमें ये चीज़ें समझनी होंगी ताकि हम क्वालिटी को और बेहतर कर सकें। तो बहुत शुक्रिया राना मोहम्मद अब्बास साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, और हाजी इरशाद राना साहब आपने हमें ज्वाइन किया, और किन्नू के हवाले से इस इलाके में जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर बड़ी डिटेल बात की। और नाज़रीन, अहम बात यह है कि इल्म और अगर शौक़ है, अगर आपने काश्तकारी भी करनी है, बागबानी भी करनी है, तो इसके बगैर ये काम भी नहीं हो सकता और आप अपने ज़राए आमदन बढ़ा नहीं सकते जो इस बिज़नेस में और इस शोबे में इन्वॉल्व हैं। इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।